नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। किसके बारे में? चुंबकत्व के बारे में। कल जो है हमने इसकी पहली क्लास करी थी। कल पार्ट 1 हमने इसका कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने देखा कि मैग्नेट दो प्रकार की होती है। एक नेचुरल मैग्नेट होती है और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। आर्टिफिशियल भी दो प्रकार की होती है, एक परमानेंट होती है, एक टेम्परेरी होती है। इसके बारे में पढ़ा। चुंबक के बारे में पढ़ा, कैसे क्या होती है चुंबक, और चुंबक बनाने की विधियां क्या है, उन सभी के बारे में कल हमने पढ़ा था। और लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी पढ़ा था हमने। क्या? चुंबकत्व के नियम भी पढ़ा था हमने कल की क्लास में। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। क्या होती है एमएमएफ, रिलक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो परिभाषाएं है ना इनकी, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में जो डेफिनेशंस है, वो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एक चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय सुई द्वारा उसका अनुभव किया जा सके। कोई क्षेत्र है, मान लीजिए चुंबक है, और इसके जो आसपास का जो क्षेत्र होता है, ये देखिए, ये जो इसके आसपास का क्षेत्र है, इसी को जो है चुंबक है, जहां पर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सुई रख दी, चुंबक की सुई, चुंबकीय सुई, अगर वो चुंबक के प्रभाव को अनुभव कर सकती है तो वो जो क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। अगर हमने ये सुई यहाँ पर रख दी तो यहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो इसको चुंबकीय क्षेत्र नहीं बोलेंगे। जो चुंबक के आसपास का वो क्षेत्र जहाँ पर ये चुंबकीय सुई चुंबक का अनुभव कर सकती है, चुंबक के प्रभाव का अनुभव कर सकती है, उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। काल्पनिक रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। क्या बताया मैंने? देखिए, ये जो एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। जो ये रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और ये उत्तरी ध्रुव से यानी कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में प्रवेश करती हैं। जितनी भी ये रेखाएं होंगी वो नॉर्थ से तो साउथ की ओर जाएंगी। कहाँ पर? बाहर की तरफ से। लेकिन ये जो साउथ के बाद जो है, साउथ में प्रवेश करके ये नॉर्थ की तरफ जाती है, अंदर, चुंबक के अंदर जो है। इससे क्या पता चला हमें? जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र की ये रेखाएं हैं, ये बंद लूप में होती हैं। जिस प्रकार हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र क्या था? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, लेकिन वो कभी भी बंद लूप में नहीं होती, वो पॉजिटिव से जाकर नेगेटिव पर खत्म हो जाती हैं। लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे नहीं होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जो हमेशा बंद लूप में होती है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो बल रेखाएं हैं ये बाहर तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, तो अंदर कहाँ से कहाँ तक चलती है? अंदर जो है चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं, और ये हमेशा बंद लूप में होती हैं। और ये बल रेखाएं जो हैं एक दूसरे के पैरेलल में होती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जिस प्रकार जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, उसी तरीके से ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये भी जो है एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? विद्युत बल रेखाओं में और चुंबकीय बल रेखाओं में केवल एक अंतर है। जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो कभी भी बंद लूप में नहीं होती हैं, और जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये हमेशा बंद लूप में होती हैं। बाहर तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, और अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। चुंबक के मध्य में चुंबकीय बल, चुंबकीय जो प्रभाव वो कम होता है। कहाँ पर? बीच में, चुंबक के बीच में। और चुंबकीय सिरों पर जो है अत्यधिक होता है। जो बल होता है चुंबक का, वो उनके सिरों पर ज़्यादा होता है और बीच में कम होता है। और जो इसकी खोज है, चुंबकीय बल रेखाओं की खोज, चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने करी? माइकल फैराडे ने। सर्वप्रथम इसके बारे में हमें माइकल फैराडे ने बताया है, चुंबकीय बल रेखाओं को। और जो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनको मैक्सवेल रेखाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सवेल।
मैक्सवेल रेखाएं भी कहते हैं इनको, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं इनको मैक्सवेल रेखाएं भी कहते हैं। और जो एक वेबर होता है, एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल रेखाएं होती है। कितनी? 10⁸ मैक्सवेल रेखाएं होती हैं। याद रखना इसको, एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल। वेबर क्या होता है? यहाँ पर फ्लक्स को डिनोट करता है। फ्लक्स की क्या इकाई होती है? वेबर। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे चलते हैं। आगे क्या है? चुंबकत्व वाहक बल यानी कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। जिस प्रकार एक विद्युत परिपथ में, यह विद्युत परिपथ के विद्युत वाहक बल के समतुल्य है। किसके समतुल्य होता है? ईएमएफ के। ईएमएफ के। जिस प्रकार एक विद्युत क्षेत्र में ईएमएफ होता है, उसी प्रकार एक चुंबकीय परिपथ में मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, यानी कि एमएमएफ होता है। यह वह बल है जो चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स को चलाता है। जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ एक विद्युत परिपथ में वोल्टेज को चलाता है, करंट, ठीक है। और एमएमएफ में, एमएमएफ क्या करता है? एक चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को चलाता है। किसको चलाता है? फ्लक्स को चलाता है। और एमएमएफ होता क्या है? एमएमएफ होता है एन आई, यानी कि एम्पेयर टर्न। एमएमएफ को क्या कहते हैं? एम्पेयर टर्न। इसलिए एमएमएफ की इकाई क्या बन गई? एमएमएफ की यूनिट बन गई एम्पेयर टर्न। एम्पेयर टर्न, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आपको। एमएमएफ की इकाई क्या होती है? एम्पेयर टर्न। और एमएमएफ एक विद्युत परिपथ के ईएमएफ के समतुल्य होता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? रिलक्टेंस यानी कि प्रतिष्ठंभ। विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के समतुल्य चुंबकीय परिपथ की बाधा रिलक्टेंस कहलाती है। क्या कहता है ये? जिस प्रकार एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोध अपना कार्य करता है, उसी प्रकार जो चुंबकीय परिपथ में उसमें रिलक्टेंस होता है। विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के समतुल्य चुंबकीय परिपथ की बाधा रिलक्टेंस कहलाती है। विद्युत परिपथ में हम उसको प्रतिरोध कह देते हैं, और जो मैग्नेटिक परिपथ सर्किट होता है उसमें हम इसको रिलक्टेंस कह देते हैं। और मैंने आपको इंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ाया था रिलक्टेंस का प्रतीक क्या होता है। रिलक्टेंस को एस से दर्शाया जाता है। किससे? एस से दर्शाया जाता है। और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसमें, इंडक्टर वाले चैप्टर में, फाई बराबर क्या होता है? एन आई बाय एस। ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको। और यहाँ से एस क्या बन जाएगा? एस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एन आई बाय फाई। यहाँ पर एस का मात्रक, एस का फॉर्मूला क्या बन गया? एन आई बाय फाई। तो यहाँ से हम इसका मात्रक क्या बना सकते हैं? इसकी इकाई बन जाएगी एन आई बाय फाई। एन आई को क्या कहते हैं? एम्पेयर टर्न। एम्पेयर टर्न। और फाई की यूनिट क्या होती है? वेबर। फाई की इकाई क्या होती है? वेबर होती है। इसलिए जो रिलक्टेंस है इसकी इकाई क्या बन गई? एम्पेयर टर्न प्रति वेबर। एम्पेयर टर्न प्रति वेबर। याद रखना इसको, एम्पेयर टर्न प्रति वेबर जो है रिलक्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और एस का एक और बताया था मैंने आपको, एस बराबर लेंथ अपॉन म्यू ए। एल यहाँ पर लेंथ है, ए यहाँ पर एरिया होता है, म्यू यहाँ पर चुंबकशीलता है, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये दो फॉर्मूले इसके, एस बराबर एन आई बाई फाई, एस बराबर एन आई बाई फाई, और एस बराबर लेंथ अपॉन म्यू ए। यहाँ पर एरिया और एल लंबाई को दर्शाता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुल बल रेखाओं की मात्रा ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। जब मैं आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था? जो ये बल रेखाएं होती हैं इनकी कुल संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इनकी कुल संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब यहाँ पर आया चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। जितनी भी इस चुंबक के अंदर से ये बल रेखाएं निकलेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, इन बल रेखाओं की कुल संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो चुंबक की कुल बल रेखाएं हैं इन्हीं को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। अब मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया इसका? फाई बराबर एन आई बाय एस।
ये फॉर्मूला बताया मैंने आपको अभी पीछे ही, और ये इंडक्टर वाले में भी पढ़ के आए हम। ठीक है, इसका फाई का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स को, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। क्या होती है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। और जिस तरह एक विद्युत परिपथ में क्या, जिस तरह एक विद्युत परिपथ में करंट होता है, क्या होता है, करंट होता है, उसी प्रकार एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स होता है। विद्युत परिपथ के करंट के समतुल्य ही मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। एक विद्युत परिपथ में सर्किट के अंदर क्या करंट चलता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट के अंदर फ्लक्स चलता है। इससे हम याद रख सकते हैं जिस तरह करंट होता है उसी तरीके से चुंबकीय फ्लक्स होता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए एक वेबर, वेबर क्या है यहाँ पर, फ्लक्स के उत्तरी ध्रुव द्वारा अनुभव किया गया बल चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य या फिर शक्ति कहलाता है। क्या कहता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, कोई चुंबकीय क्षेत्र में एक बिंदु पर एक वेबर फ्लक्स रखा हुआ है, तो उसके उत्तरी ध्रुव द्वारा जितना भी प्रभाव उसका अनुभव किया जाएगा उसी को चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कहते हैं। इतना आपको समझ आए। इसका जो दर्शाया किस चीज से जाता है, इसको दर्शाया जाता है एच से। मात्रक होता है इसका एच, और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसकी न्यूटन प्रति वेबर, न्यूटन प्रति वेबर, या फिर एम्पेयर टर्न प्रति मीटर, एम्पेयर टर्न प्रति मीटर। इसको दर्शाया किससे जाता है, एच से दर्शाया जाता है। और इसकी जो मात्रक है, इसका मात्रक होता है एम्पेयर टर्न प्रति मीटर और न्यूटन प्रति वेबर। ये दो जो है इसकी यूनिट होती है, और दर्शाया इसको एच से जाता है। चुंबकीय क्षेत्र शक्ति आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है, चुंबकीय ध्रुव यानी कि मैग्नेटिक पोल। यह चुंबक का वह स्थान है जहां से अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं वह दूसरे सिरे पर पहुंचती है। ये एक नॉर्थ पोल हो गया और ये एक साउथ पोल हो गया। हमेशा जो है चुंबकीय बल रेखाएं इस पोल से निकलेगी यहाँ तक जाएगी, इस पोल से निकलेगी यहाँ तक जाएगी। और जो इनके जो ध्रुव है, इन ध्रुवों पर सबसे ज्यादा शक्ति होती है, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें क्षमता होती है चुंबक की। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, पहला उत्तरी ध्रुव नॉर्थ और दूसरा दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र क्षमता जो है सर्वाधिक होती है। सबसे ज्यादा क्षमता कहां पर होती है, इसके पोल पर, यानी कि इसके ध्रुव पर सबसे ज्यादा शक्ति होती है। आगे है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैग्नेटिक पोल डेंसिटी क्या होती है। यह किसी बिंदु पर एक यूनिट अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से गुजर रहे फ्लक्स की मात्रा होती है। क्या होती है डेंसिटी, किसी बिंदु पर एक यूनिट अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से गुजर रहे फ्लक्स की मात्रा होती है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है, वेबर प्रति वर्ग मीटर, वेबर प्रति। इसको दर्शाया किससे जाता है, दर्शाया जाता है बी से। याद रखना, इसको किससे दर्शाया जाता है, बी से दर्शाया जाता है। और इसकी इकाई क्या बनेगी, वेबर यानी कि फाई प्रति मीटर स्क्वेयर। क्या बनेगी इसकी इकाई, वेबर प्रति मीटर स्क्वेयर। क्या कहता है ये, कितने एरिया पर कितने वेबर का फ्लक्स जो है गुजर रहा है, ये होता है मैग्नेटिक पोल डेंसिटी। दोबारा समझिए क्या है, मीटर स्क्वेयर क्या एरिया, कितने एरिया से कितना जो है फ्लक्स गुजर रहा है, मैग्नेटिक पोल डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, इस चीज से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अगर आपको ये जो है इसकी जो डेफिनेशन है वो समझ नहीं आई तो आप इसके फॉर्मूले से समझ सकते हैं। क्या फॉर्मूला इसका, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि कितने एरिया से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, उसी को मैग्नेटिक पोल डेंसिटी कहते हैं। आगे क्या है, चुंबकीयशीलता यानी कि परमेबिलिटी क्या होती है। किसी पदार्थ की चुंबकीयशीलता पदार्थ में उत्पन्न फ्लक्स और वायु में उत्पन्न फ्लक्स को कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न फ्लक्स और वायु में उत्पन्न फ्लक्स को चुंबकीयशीलता कहते हैं। इसको दर्शाया किससे जाता है,
पहले भी बताया आपको, इसको म्यू से दर्शाया जाता है। किससे? म्यू से। इस तरीके से बनाया जाता है म्यू, ठीक है, म्यू से इसको दर्शाया जाता है। अब इसका फॉर्मूला पता है क्या बनेगा? म्यू का फॉर्मूला बनेगा बी बटे एच, बी बटे एच। अब यहाँ बी किसको दर्शा रहा है? बी यहाँ पर चुंबकीय घनत्व को दर्शा रहा है। किसको? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को। और एच यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को दर्शा रहा है। मैंने आपको बताया है एच, एच किसको डिनोट करता है? चुंबकीय क्षेत्र शक्ति को। और बी जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को दर्शाता है। अब यहाँ से हम और क्या बना सकते हैं? बी बराबर म्यू एच भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, या फिर एच बराबर बी बटे म्यू भी हम इसे कह सकते हैं। कुछ भी हो, आपको याद रहना चाहिए। आपको जो आसानी से कोई याद, इस फॉर्मूले से याद रख सकते हो, बी बराबर म्यू एच, बी बराबर म्यू एच, बी बराबर म्यू एच। इस फॉर्मूले से जो आप इसे याद रख सकते हैं आसानी से, ठीक है। और जो लोहे और स्टील की, किसकी? लोहे और स्टील की जो चुंबकीयशीलता है वो कितनी होती है? 50 से 2000 के बीच में, 50 से 2000 के बीच में होती है लोहे और स्टील की चुंबकीयशीलता, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? मैग्नेटिक सर्किट, चुंबकीय परिपथ क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग को चुंबकीय परिपथ कहते हैं। किसके? चुंबकीय, जिस प्रकार विद्युत परिपथ होता है उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ होता है। चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स चलता है और विद्युत परिपथ में करंट चलता है। चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह के लिए पारगम्यता का मान अधिक तथा प्रतिष्ठम्भ का मान कम होना चाहिए। पारगम्यता क्या होती है? जिस प्रकार एक विद्युत परिपथ में कंडक्टेंस या फिर चालकता होती है, उसी प्रकार एक मैग्नेटिक सर्किट के अंदर पारगम्यता या फिर परमिनेंस होती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? परमिनेंस, परमिएंस कहते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं पारगम्यता। चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह के लिए क्या है? पारगम्यता का मान अधिक होना चाहिए, जिस तरह चालकता का मान अधिक होना चाहिए, और प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए। इसी तरीके से चुंबकीय परिपथ के अंदर प्रतिष्ठम्भ का मान कम होना चाहिए। चुंबकीय परिपथ में दो भाग होते हैं। क्या? दो भाग होते हैं, जिसमें पहला तो उपयोगी परिपथ होता है जो एमएमएफ उत्पन्न करने में सहयोगी होता है। पहला तो उपयोगी परिपथ होता है जो एमएमएफ उत्पन्न करने में सहयोग करता है, और दूसरा होता है लीकेज परिपथ जो अनावश्यक फ्लक्स परिपथ भी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनावश्यक फ्लक्स परिपथ, यानी कि वो केवल लॉस करता है एक मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, ठीक है ना। और किसी भी मशीन में जो लीकेज फ्लक्स है उसका मान कम से कम होना चाहिए। अगर लीकेज फ्लक्स का मान अधिक होगा तो वो क्या है? उसकी वजह से पावर फैक्टर में कमी आ जाती है, पावर फैक्टर कम हो जाता है अगर लीकेज फ्लक्स ज़्यादा है। इसलिए किसी भी एक सर्किट के अंदर लीकेज फ्लक्स का मान कम से कम होना चाहिए। लीकेज जो परिपथ है उसका मान कम से कम होना चाहिए, ताकि पावर फैक्टर का मान कम ना हो। क्या होता है? जब लीकेज फ्लक्स का मान जो है ज़्यादा हो जाता है तो वो चुंबकीय परिपथ में ना मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट को पैदा कर देता है। किसको? मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट को ज़्यादा पैदा कर देता है, बढ़ा देता है वो। कौन? लीकेज सर्किट, जिसके कारण जो है वो पावर फैक्टर में कमी आ जाती है। और हम सभी को पता है पावर फैक्टर का मान कम नहीं होना चाहिए, 1 के आसपास होना चाहिए। 0.9 से 1 के बीच में होना चाहिए पावर फैक्टर का मान, ठीक है ना। तो उस पावर फैक्टर को हम अच्छा पावर फैक्टर कह सकते हैं। आगे क्या है? परमियंस समझ लेते हैं। परमियंस क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया पारगम्यता के बारे में। पारगम्यता यानी कि परमियंस क्या होता है? यह चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र को आसानी प्रदान करता है। जिस प्रकार एक चालकता विद्युत परिपथ में आसानी प्रदान करती है करंट को चलने के लिए, उसी प्रकार जो परमियंस यानी कि पारगम्यता होता है चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स को चलने के लिए आसानी प्रदान करता है, जिससे परिपथ के लिए उपयोगी फ्लक्स के मान में वृद्धि होती है। यह विद्युत परिपथ में चालकता के समतुल्य होता है। किसके?
चालकता के समतुल्य होता है। ये जो है इसका प्रतीक क्या होता है, इसको जो है 1/s से डिनोट किया जाता है। किसे? 1/s। एस आप सभी को पता है रिलक्टेंस होता है, और ये रिलक्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। परमेंस जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? रिलक्टेंस के। जिस प्रकार एक मैग्नेट उसमें विद्युत परिपथ में G बराबर 1/r होता है, उसी प्रकार जो परमेंस है 1/s होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? मैग्नेटिक सैचुरेशन इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक सैचुरेशन, सैचुरेशन के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए क्या होती है सैचुरेशन। देखिए, किसी चुंबकीय पदार्थ में वह स्थिति जहां से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं निकालने में असमर्थता आ जाती है, मैग्नेटिक सैचुरेशन कहलाती है। क्या है? देखिए, एक ये कोर है, इसके अंदर वाइंडिंग की गई है, इसके अंदर वाइंडिंग की गई है, यहां से इसको करंट दिया गया है। अब इसके अंदर एक ऐसा, जब ये इसको करंट देते हैं तो ये क्या है? पूरी कोर मैग्नेटाइजिंग हो जाएगी, पूरी कोर जो है मैग्नेटाइजिंग हो जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट आएगा, क्या है? एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से और ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं निकालने में असमर्थता आ जाती है, वही सैचुरेशन होती है। क्या कहता है ये? ऐसी स्थिति जहां से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं निकालने में असमर्थता आ जाती है। जिस प्रकार देखिए ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, ग्राफ से समझ लेते हैं। यहां पर ना एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से जो आगे चुंबकीय बल रेखाएं नहीं निकल सकती। क्या है? ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं जो है नहीं निकल सकती। ये होता है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट इतना आपको समझ आ गया होगा सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है। एयर कोर से निर्मित जो चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय सैचुरेशन संभव नहीं है। इस लाइन का क्या मतलब है? एक वाइंडिंग की गई है, देखिए यहां से करंट दिया गया है, यहां पर किसी भी कोर का प्रयोग नहीं हुआ है, ना तो लोहे का ना ही सिलिकॉन स्टील का। लेकिन जो ये कोर है, ये जो कोर है ये सिलिकॉन स्टील की मान लेते हैं हम। ठीक है, सिलिकॉन स्टील में भी है ना एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर सैचुरेशन का पॉइंट, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं निकलना बंद हो जाती है। लेकिन अगर एयर कोर का प्रयोग किया गया, एयर कोर का क्या मतलब है? जहां पर किसी भी कोर का प्रयोग नहीं किया गया, केवल वायु में ही कोर बना दी गई है, वायु में ही कोर बना दी गई है, तो इसे ऐसे सर्किट के अंदर, ऐसे कोर के अंदर चुंबकीय सैचुरेशन आती ही नहीं है। उसके अंदर हम जितनी भी चाहे उतनी चुंबकीय बल रेखाएं निकाल सकते हैं। क्या कहता है ये? एयर कोर से जो जो भी ये चुंबकीय परिपथ बनाया जाएगा, उससे जो उसमें सैचुरेशन संभव ही नहीं है। उसमें हम जितनी चाहे उतनी बल रेखाएं निकाल सकते हैं एयर कोर से। आगे चलते हैं। सैचुरेशन समझ आ गया होगा आपको। अगर कुछ भी जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा उसे अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। आगे क्या है? ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? इसके द्वारा किसी पदार्थ की चुंबक बनाने की क्षमता को दर्शाया जाता है। ससेप्टिबिलिटी एक पदार्थ का गुण होता है जो ये बताता है कि उससे चुंबक बनाई जा सकती है या नहीं, और कितनी क्षमता की है जो चुंबक उसे बनाई जा सकती है। ससेप्टिबिलिटी जो है किसी पदार्थ का गुण होता है, इसके द्वारा किसी पदार्थ की चुंबक बनाने की क्षमता को दर्शाया जाता है। नरम लोहे की ससेप्टिबिलिटी का मान जो है स्टील से अधिक होता है। किसका? नरम लोहे का। नरम लोहा जो है चुंबकीय परिपथ के लिए एक अच्छा पदार्थ माना जाता है। किसको? नरम लोहे। यहाँ पर सॉफ्ट आयरन की बात हो रही है, किसकी? सॉफ्ट आयरन की है, ना कि हार्ड आयरन की। यहाँ पर नरम लोहे की बात हो रही है। जो नरम लोहे की ससेप्टिबिलिटी का मान है वो स्टील से अधिक होता है। और जो इसकी इकाई होती है ससेप्टिबिलिटी की, वो याद रखना क्या होती है? मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक फोर्स। कोई भी टीचर जो आपको इस बारे में नहीं बताने का, गारंटी है मेरी। किसी ने इसके बारे में बता दिया तो मैग्नेटाइजेशन बटा में मैग्नेटिक फोर्स किसकी इकाई होती है? ससेप्टिबिलिटी की। और एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि ससेप्टिबिलिटी की यूनिट क्या होती है? ससेप्टिबिलिटी की यूनिट होती है मैग्नेटाइजेशन बटा में मैग्नेटिक फोर्स। हिंदी में इसको बोले तो चुंबकीकरण बटा में चुंबकीय बल।
चुंबकीयकरण बटा में चुंबकीय बल, ससेप्टिबिलिटी को कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है, निग्रह बल, कोर्सिव फोर्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। कोर्सिव फोर्स, चुंबकीय बल हटा लेने के बाद शेष बचे चुंबकत्व की शक्ति को पूर्ण उदासीन करने के लिए लगाए जाने वाले डीमैग्नेटाइज या विचुंबकन बल को ही निग्रह बल कहा जाता है। क्या, जो निग्रह बल है इसको डीमैग्नेटाइज और विचुंबकन बल भी कहलाता है। ठीक है ना। क्या होता है कोर्सिव फोर्स, मान लीजिए एक ये मैग्नेटिक सर्किट है, इसके यहाँ से ना इसको करंट दिया गया, तो क्या है, ये चुंबकीय बल, इसके अंदर क्या है, चुंबकीय गुण आ गए, चुंबकीय बल रेखाएं आ गई। अब जैसे ही हमने इसको करंट देना बंद कर दिया, क्या, इसको करंट देना बंद कर दिया, तो क्या ये पूरी कोर जो है विचुंबकीकरण हो जाएगी। क्या, इसके अंदर से चुंबकीयकरण खत्म हो जाएगा। लेकिन चुंबकीय बल हटा लेने के बाद भी है ना, ऐसे कई पदार्थ ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत चुंबकीय बल रह जाता है। क्या रह जाता है, थोड़ा बहुत चुंबकीय बल रह जाता है। इस कारण जो कोर्सिव फोर्स होता है, ये कोर्सिव फोर्स जो इसमें थोड़ा बहुत बल रह जाता है उसको खत्म करने के लिए लाभदायक होता है कोर्सिव फोर्स। आप सभी को समझ आ गया होगा। देखिए एक बार दोबारा से समझाता हूँ। देखिए यहां से जो करंट दिया गया इस मैग्नेटिक सर्किट को, अब करंट देते ही जो है इसके यहाँ से विद्युत क्षेत्र बनना शुरू हो जाएगा। और जो ये कोर भी है, जो ये कोर भी बनी हुई है, ये भी चुंबकीकरण हो जाएगी जैसे ही इसके अंदर करंट देंगे। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर से करंट देना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये विचुंबकीकरण हो जाएगा, यानी कि इसका जो चुंबकीय गुण है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कई पदार्थ ऐसे हैं जिनके अंदर चुंबक करंट देने के बाद भी, यानी कि चुंबकीय बल हटा लेने के बाद भी इसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चुंबक का गुण रह जाता है। क्या है, चुंबक का गुण रह जाता है। और उसी चुंबक के गुण को खत्म करने के लिए जो है कोर्सिव फोर्स होता है। क्या होता है, निग्रह बल होता है, जिसको हम डीमैग्नेटाइज या फिर विचुंबकन बल भी कहते हैं। विचुंबकन बल आप सभी को समझ आ गया होगा। यदि किसी पदार्थ के लिए निग्रह बल का मान कम है तो वह पदार्थ निश्चित रूप से अस्थायी चुंबक का निर्माण करेगा। क्या होना चाहिए, निग्रह बल का मान जो है अधिक होना चाहिए, जिसके कारण जो है अस्थायी चुंबक का निर्माण ना हो। क्या, निग्रह बल का मान अधिक होना चाहिए जिसके कारण अस्थायी चुंबक का निर्माण ना हो एक सर्किट के अंदर। जबकि स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए निग्रह बल का मान अधिक होना चाहिए। किसके लिए, एक स्थायी चुंबक जो बनाते हैं उसके अंदर जो है निग्रह बल का मान अधिक होना चाहिए, जिसके कारण अस्थायी चुंबक का निर्माण ना हो। तो दोस्तों आज हमने समझा कि कोर्सिव फोर्स क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी, और भी कई जो है टर्म्स जो है हमने आज की क्लास में इसमें पढ़ी है, जो कि मैग्नेटिक सर्किट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सब कुछ जो हमने पढ़ा वो मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड ही पढ़ा है। देखिए सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, वो भी जो है चुंबकीय सर्किट से रिलेटेड है। उसके बाद एमएमएफ जो कि फ्लक्स को चलाता है एक सर्किट के अंदर। उसके बाद रिलक्टेंस जो फ्लक्स का विरोध करता है चलने से। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा, जो चुंबकीय बल रेखाएं को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उसके बाद हमने चुंबकीय स्ट्रेंथ के बारे में, फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था। उसके बाद चुंबकीय ध्रुव के बारे में पढ़ा, फिर डेंसिटी के बारे में, फिर परमेबिलिटी के बारे में पढ़ा। इसी तरीके से हमने काफ़ी टर्म्स जो है पढ़ी हैं आज की इस क्लास में। और जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर अभी एक क्लास और रहेगी और बनेगी इसके अंदर से। जो मैग्नेटिक चुंबकत्व वाला चैप्टर है, कल वाली जो क्लास है इसकी लास्ट क्लास रहने वाली है। क्या, हमने जो चुंबकत्व के लेसन को हम 3 क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। 2 क्लास आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब कल हमारी जो तीसरी क्लास आएगी उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में हम कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हो गया, राइट हैंड थंब रूल, पाम रूल हो गया, एम्पेयर कोक स्क्रू रूल, और एंड रूल क्या होता है, एम्पेयर लॉ क्या होता है, लेंस लॉ क्या होता है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और कुछ जो इम्पोर्टेंट होता है एडी करंट,
आपने इस नाम सुना होगा एडी करंट के नाम से, हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस उसके बारे में हम कल की क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। एडी करंट और हिस्टेरिसिस, एडी करंट लॉस क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और फैराडे के लॉ के बारे में पढ़ेंगे कल। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।